क्योंकि इस पर हमें भी अभी तक समझ में नहीं आया था। हमें लगना होगा कि भाई सिर्फ बोकारो ज़िले में ऐसा क्यों होता है। बाकी ज़िलों में आज तक कभी ना आंदोलन की आवश्यकता उस तरफ पड़ी, ना ही कभी लोगों ने इस बात का सूचना भी दिया कि हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। लेकिन बोकारो जिला में पिछली बार जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, बजट सत्र, उस समय भी मैंने सदन में बात को उठाया था कि भाई हमारे बोकारो जिला के लगभग सभी प्रखंडों के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो धरने पर हैं अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर, पीएफ ईएसआई की मांग को लेकर। उसके बाद फिर उन्हें कुछ महीने का वेतन दिया गया और पुनः फिर आज लगभग 6-7 महीना के बाद वही स्थिति है। तो निसंदेह इसको जानने का प्रयास होगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। सरकार और जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उनके बीच तालमेल नहीं है, या फिर उनके बीच क्या खामियां हैं, क्या बातचीत हो रही है, तो उसका निराकरण करना आवश्यक है। मैंने बाकायदा आपके सामने स्वास्थ्य मंत्री जी को फ़ोन किया और उनसे मैंने बात की कि भाई इसका निराकरण निकाला जाए और भविष्य में इस प्रकार की असुविधाएं बोकारो जिला के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके साथ ना घटित हो। ये एम्बुलेंस कर्मी के साथ भी ऐसा होता है, उसका भी पेमेंट रुक जाता है, कहीं गाड़ी खराब होता है, अच्छा से गाड़ी का मेंटेन नहीं होता है। ये लोग इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, हमें लगता है कि अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी समेत कर्मचारियों को विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। पदाधिकारियों को तो विशेष रूप से ध्यान देना होगा, भले वो एक कंपनी के अधीन आकर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम आपके लिए कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, आपका जो शिक्षा स्तर है उसको बढ़ाने के लिए आप योगदान दे रहे हैं। तो इनकी जवाबदेही बनती है, इनकी निगरानी बनती है और उस पर ध्यान देना चाहिए। उनकी असुविधा क्या है उन पर भी ध्यान देना चाहिए और उनका निराकरण करना चाहिए। और मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा इस बार का विधानसभा सत्र अगर चलेगा, और मैं स्पष्ट इस बात को रखूंगा, विशेषकर जिस दिन स्वास्थ्य विभाग के बजट पे चर्चा होगी कि भाई इस प्रकार से 8 महीना 6 महीना किसी को लटका के रख देना और विशेषकर बोकारो जिला के साथ दुर्व्यवहार करना, ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए और उनको भी नियमित वेतनमान का भुगतान करना चाहिए। सर ईएस और पीएफआई का जो बात आ रहा है, ईएसआई और पीएफ आश्चर्यजनक है। इसको लेकर लेबर सुप्रिंटेंडेंट से भी बैठेंगे, लेकिन आज संभव नहीं है। बाकी प्रतिनिधिमंडल उनसे बैठ के बात करेगी कि आखिर क्या खामियां हैं। जी बिल्कुल, 30-35 अगर संविदा कर्मी होते हैं तो भाई आपका पीएफ ईएसआई की सुविधा दी जाती है। यहाँ तो 700 के आसपास संविदा कर्मी हैं और उनको अगर पीएफ ईएसआई की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो हमें लगता है ये कोई ना कोई डिफॉल्ट है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। और सर ये जो संविदा कर्मी आज प्रोटेस्ट बैठे हुए हैं, आज इनका भी वार्ता में क्या निष्कर्ष निकल गया, इनका समाधान निकला कुछ सर? हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग डीसी सर और सिविल सर्जन सर के अथक प्रयास से 30 लाख रुपए का अलॉटमेंट मांगे थे, उसमें से 30 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट मांगे थे, उसमें से 5 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है। वो शनिवार को 5 बजे शाम में आया है। कल रविवार था इसलिए वो प्रोसेस नहीं हो पाया। आज हम लोग चूँकि रेगुलर सिविल सर्जन जो है वो छुट्टी पर है, हम चार्ज में हैं, तो कल तक ये प्रोसेस हो जाएगा, ट्रेजरी में से पास हो जाएगा और हम लोग 24 तारीख को राइडर को दे देंगे। 24 तारीख के शाम तक उम्मीद करते हैं कि इनके बैंक के अकाउंट में चला जाएगा। ये तो मतलब 3 महीने का सैलरी, मतलब ये कंफर्म है कि इनको 3 महीने का सैलरी मिल जाएगा। बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। बार बार क्यों हो रहा है सर ऐसे? सरकार से अलॉटमेंट आएगा तभी तो किसी को सैलरी दिया जा सकता है, क्योंकि 690 संविदा कर्मी हैं, किसी के बस का चीज़ तो नहीं है कि सैलरी दे। जब सरकार अलॉटमेंट देता है तभी यहाँ से अलॉटमेंट मतलब तो सरकार में ये मतलब फंड की कमी है, किस वजह से ये पैसा रुक तो जाता है? सरकार ही बता पाएगी। तो आप लोग आपके यहाँ लिखा जाता है। हाँ, अच्छा, सरकार डिमांड किया जाता है। ये संविदा कर्मी का ईएसआई और ये जो पीएफ की बात हो रही है, ये इन लोग का अभी तक नहीं मिला है, ये क्यों? लेबर सुपरिटेंडेंट है ना, वो बोले हैं कि इन लोग की टीम है ना, एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिले और इस पर भी वो बात करने के लिए तैयार है। अच्छा सर, एक ठेकेदारी का काम होता है, समस्या आती है तो तब इस तरह का बात बोलते हैं। पहले आप लोग क्यों नहीं सचेत तो होते? ये लोग अब पीएफ के लिए है ना, लेबर सुपरिटेंडेंट मिले नहीं है अभी तक। अच्छा ये चीज़ बताइए ना कि कोई भी काम लेने जाते हैं, कहीं पे भी एक ठेका भी लेने जाते हैं, तो उसके पास ईएसआई, हर एक अपने एम्प्लॉय का ईएसआई पीएफ होना चाहिए। ये एक नॉर्मल एक बेसिक प्रोसीजर है। उसके बावजूद यहाँ पे आपके यहाँ 690 लोग काम कर रहे हैं और आप लोग, इन लोगों के पास ना ईएसआई पीएफ है। ये चिंता का विषय नहीं है? ये जो राइडर का कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट भर से राइडर का होता है, उसमें सिविल सर्जन एक मीडिएटर का काम करता है, जो अटेंडेंस बना करके और अटेंडेंस बनाता है और गवर्नमेंट से अलॉटमेंट लेता है। कोई बात नहीं, काम तो आप ही के यहाँ कर रहे हैं ना सर? काम तो हमारे यहाँ कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग अटेंडेंस देते हैं। उसके बाद उसका ट्रेजरी का बिना पीएफ के आप लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे रहे हैं और उसका हम नहीं दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट
उससे उसका ये तो होता ये स्टेट गवर्नमेंट की चूक है सर ये वाली। है। ये तो वहाँ कोई होता होगा डॉक्यूमेंट्स तो बहुत होता सारे नहीं। ऐसे एम्प्लॉय हैं आपके संविदा कर्मी जिनका अभी तक पीएफ खाता नहीं खुला है, वो किसका कमी मानते हैं, आपका कमी है या इसकी उसका? जानकारी मुझे नहीं है, हम इस पर बात कर लेंगे। इतना होला हो रहा है, आपको कमी का पता नहीं चल रहा है। नहीं, हमको किसका किसका नहीं है, नहीं खुला है, हमको मालूम नहीं है। अच्छा, आप लोग को तो हम तो प्रभार में है आप आज लोग को के। तो आवेदन भी मिला है, अब उस पर सीएस सर क्या कर रहे हैं? आवेदन के बावजूद भी आप लोग एक्शन में नहीं आ रहे हैं, क्यों? नहीं, हम लोग को अलॉटमेंट जब आया तो हम लोग तो पैसा देने के लिए तैयार हैं। पैसा ही नहीं, पैसा